नमस्कार, मैं हेमंत जोशी। मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में स्थापित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से संबंधित इस शीर्षक को लेकर के मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखेंगे। कुछ मित्रों के द्वारा कहा गया कि आपको इस संदर्भ में एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सीबीएसई बोर्ड से आच्छादित ये जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है इसके संबंध में चर्चा करें तो जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, परिषद है, उसका जो प्रवेश प्रक्रिया है, उसकी पाठ्यक्रम है, परीक्षा आयोजन की जो एक ढांचा है और प्रश्न पत्रों की जो प्रकृति है, कंसेप्चुअल माइंड पे जो आधारित होते हैं, बोधात्मक शक्ति पर आधारित होते हैं जो, और मूल्यांकन पद्धति तथा परीक्षा फल की घोषणा इत्यादि जितने भी अर्थात शिक्षण से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं विद्यालयों में, तो सीबीएसई के बहुत बेहतरीन हैं, अभिनवात्मक हैं, ज्ञानोन्नायक हैं और एक अनुभवात्मक हैं, अनुभव प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार को आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी 2 वर्ष पूर्व, जिनको जो उत्तराखंड बोर्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर से जो विद्यालय संचालित हो रहे थे प्रत्येक खंड स्तर पे, तो प्रत्येक खंड स्तर से 2 विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड में मिला दिया। और इसके कारण क्या थे? बहुतेरे कारण गिनाए जाते हैं सरकारों के द्वारा, शासन के द्वारा। और जब इनकी शुरुआत हो रही थी तो विभिन्न प्रकार के जो तामझाम और विभिन्न प्रकार की कठिनाई भी विद्यालयों के सामने रही और विभिन्न प्रकार के लेख इत्यादियों के माध्यम से सुझाव भी प्राप्त हो रहे थे और समर्थन एवं विरोध भी प्राप्त हो रहे थे कि इनको अपने बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए करके। कुछ लोग इसके समर्थन में थे और कुछ हमारा जो शिक्षक समुदाय है, जो शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों को भी समझता है, तो वो इसके समर्थन में नहीं थे। लेकिन तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमान अरविंद पांडेय जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप लोगों के निर्देशन में, आप लोगों के आदेश से इन प्रत्येक विकास खंड के 2 स्कूल्स को अटल उत्कृष्ट नाम से घोषित करके इनको सीबीएसई में मर्ज कर दिया गया और सीबीएसई के द्वारा लगभग 189 विद्यालयों को मान्यता भी प्रथम चरण में दे दी गई। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड को उसकी परीक्षा पद्धति को, प्रवेश प्रक्रिया को, ऑनलाइन प्रक्रिया को और जो परीक्षा आयोजन करने की जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उनको समझने में विद्यालयों को, विद्यालय के शिक्षकों को, प्रशासन को समय भी लगा, समस्याएं भी हुई, लेकिन अंततः सब ठीक रहा। अब इसके पीछे तर्क क्या थे? हमारी सरकार के, हमारे नीति निर्माताओं के तर्क ये थे कि हमारे गांव से, पहाड़ों से पलायन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स के आकर्षण को देखते हुए और अंग्रेजी माध्यम के आकर्षण को देखते हुए पलायन हो रहा है, तो हम क्यों ना सरकारी विद्यालयों को भी इसी प्रकार से बना दें कि जिससे वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, मुकाबला कर सकें और उनको पीछे कर सकें। और साथ ही यह भी आदेश किया गया, एक फोर्सेबल ऑर्डर था कि कक्षा 6ठी में जो बच्चे हैं उनको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए और अंग्रेजी माध्यम से ही उनका अध्यापन कराया जाए। तो इसमें भी हमारे शिक्षक समुदाय में आपत्तियां थी कि कैसे डायरेक्ट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से, एक पहाड़ में रहने वाले और सामान्य परिवार के पृष्ठभूमि के माता पिता के बच्चों को, अभिभावकों के बच्चों को कैसे हम सीधे कक्षा 6ठी में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं और उनका जो लर्निंग आउटकम है वो कैसे, कितना सुदृढ़ हो पाएगा और कितना वो अधिगम कर पाएंगे। यह भी बड़ी चिंता की विषय थी और एक शोध की आवश्यकता थी और एक समस्या भी शिक्षकों के सामने थी।
लेकिन फिर भी जैसे तैसे चला। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी वो संचालित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 8वीं तक किस प्रकार से हमारी शैक्षणिक पद्धति चलती है, किस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया चलती है और किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, उसमें ना वो जाते हुए। और तीसरा यह भी हमारे शिक्षकों के मध्य और समुदाय के मध्य यह था, कुछ समुदाय जो शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों को नहीं समझते थे, जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं समझते थे, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को नहीं समझते थे, वो काफी खुश भी लग रहे थे। और लेकिन जो लोग शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों को समझते थे, पढ़े थे, विशेष रूप से हमारे शिक्षक समुदाय और प्रशासनिक वर्ग में, शिक्षा से संबंधित जो प्रशासनिक वर्ग होता है, उनके माध्यम से इसका अपना मौखिक रूप से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था और अपने विचार भी लेखों के माध्यम से संप्रेषित किए जा रहे थे। लेकिन हमारे जो भी तत्कालीन सरकार थी, हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, उनका एक स्वप्नात्मक कार्य, एक डीएम प्रोजेक्ट के नाम से वो संचालित था, तो उसको आगे बढ़ाना ही था। और यह भी शिक्षकों के सामने एक चर्चा का विषय था कि विद्यालय अधिकतर हमारे उत्तराखंड के इंटर कॉलेजेस प्रधानाचार्य विहीन है, अर्थात कोई एक सुप्रीम पावर, एक मुखिया नहीं है, और वही शिक्षक हैं और वही वातावरण है, चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे गांव बाजार का वातावरण हो। तो कैसे हम कक्षा 6ठी से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध करा के उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा करके कैसे हम निजी विद्यालय के बच्चों के साथ उनको प्रतिस्पर्धी बना सकें, यह भी एक चर्चा का विषय था। लेकिन जैसे तैसे चला। यद्यपि कक्षा 9वीं से और 11वीं से तो ये यद्यपि आदेश तो था कि अंग्रेजी माध्यम में भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन हमने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ये देखा, जब बच्चों को पूछा कि आप किस माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों ने लगभग 95-99% बच्चों ने लगभग हिंदी माध्यम में ही पढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, और वही अधिकतर हुआ भी। और जहां वह नहीं हुआ तो मैं आगे चर्चा करूंगा उसका परिणाम क्या रहा। तो सबसे पहले तो यह भी है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों ऐसा किया गया, क्यों नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के विपरीत ऐसा कार्यक्रम चलाया गया, ऐसी उद्घोषणाएं हुई। और जो हम बीएड में पढ़ते हैं, हमारे अपने जो एजुकेशनल जो हमारे तत्व हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके माध्यम से, और विभिन्न देश के जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी बड़े बड़े शिक्षाविद हुए, भाषाविद हुए, और जिनने भी न केवल अपने राष्ट्र में अपितु देश दुनिया में अपना नाम अर्जित किया, और जितनी भी हमारी पिछली स्वतंत्रता से पूर्व भी और स्वतंत्रता के बाद भी जितनी भी नई शिक्षा नीतियां बनी, मैं सबका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी, और उनका कहना यही था कि बच्चों का जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो मातृभाषा के माध्यम से बहुत अच्छी होती है, और भाषिक विकास तो बच्चे का धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और वैसे वैसे बढ़ते जाता है। और ये अक्सर देखा भी गया है, हमारे जितने भी वर्तमान में पूर्व राष्ट्रपति हों, वर्तमान के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, बड़े बड़े न्यायविद हों, बड़े बड़े प्रशासनिक वर्ग के लोग हों, अपने अध्यापक प्राध्यापक लोग हों, विश्वविद्यालय के कुलपति हों, जितने भी आज की तिथि में भी 2023 में भी जितने बड़े बड़े पदों में लोग बैठे हैं, अधिकांश लोग, मैं कहूंगा कि शायद 75-80% से ऊपर को आज भी सरकारी विद्यालयों से, सरस्वती विद्या मंदिर से, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए लोग हैं, और वो हमारे देश का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, और वही राज्य स्तरीय परिषदों के माध्यम से पढ़े हुए वो स्कूल्स के पढ़े हुए लोग थे, और राज्य स्तरीय बोर्डों के माध्यम से आच्छादित वो बच्चे थे। और उसका मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लेख के माध्यम से भी वर्णन किया था। हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के वर्तमान में कुलपति बने हैं प्रोफेसर दीवान सिंह रावत, एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के जन्मे हुए, बागेश्वर जनपद के जन्मे हुए रखोली गांव के, और उन्होंने 9वीं कक्षा तक विशुद्ध हिंदी माध्यम से अपने पहाड़ में ही अध्ययन किया, और उसके बाद नैनीताल के एक हिंदी माध्यम विद्यालय से उन्होंने अध्ययन किया, सैनिक स्कूल से।
और उसके बाद उनने कुमाऊं विश्वविद्यालय से यूजी पीजी किया और गोल्ड मेडलिस्ट बने वो। और उसके बाद उन्होंने शोध कार्य करने के उपरांत और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर बने रसायन विज्ञान में। और उनने देश दुनिया में रसायन के क्षेत्र में, शिक्षाविद के क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य किए और वर्तमान में वो सबसे यंगेस्ट कुलपति बनकर के, सबसे युवा कुलपति बनकर के कुमाऊं विश्वविद्यालय में अभी अभी पिछले महीने ही वो आए हैं। तो ऐसे लोग, ये मैं एक छोटा सा उदाहरण और तात्कालिक और समसामयिक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे उदाहरण तो हजारों दिए जा सकते हैं। तो दूसरे उदाहरण, अभी एक चंपावत इंटर कॉलेज के पढ़े हुए, विशुद्ध हिंदी माध्यम से पढ़े हुए, वो नासा में बड़े वैज्ञानिक बन चुके हैं अमेरिका में। तो क्यों ऐसा वर्तमान सरकारों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया गया, क्यों इस प्रकार से नीति नियम बनाए जाने लगे कि ऐसा कहना पड़ा कि हम अपने उत्तराखंड बोर्ड से हटा करके केंद्रीय शिक्षा परिषद में ले जाते हैं और प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन, उनके बच्चों से कंपटीशन से अपने सरकारी विद्यालय के बच्चों का करा सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह भी चिंतनीय है कि सीबीएसई परिषद बोर्ड कहीं पे भी कोई माध्यम की बात ही नहीं करता अपने प्रोस्पेक्टर में। सीबीएसई 22 भारतीय संविधान के अनुसूचित भाषाओं में प्रश्न पत्रों का निर्माण करता है, भाषाओं का प्रश्न पत्र करवाता है, परीक्षाएं करवाता है और प्रत्येक प्रश्न का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद करके वो प्रश्न पत्र निर्मित करता है। और वो कहीं भी ऐसा नहीं कहता है कि अपने नियमावली में कि अंग्रेजी माध्यम ही पढ़ाया जाए। ये तो एक अवधारणा बन गई कि वो अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स को मान्यता देता है, तो लोगों ने यह सोच लिया कि वो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने के लिए बाध्य करता है। तो ये तो हमारी राज्य सरकार का फोर्स था एक कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए। तो अब वह भी पढ़ाया कब जाए? कक्षा 6वीं से, कक्षा जो प्रथम है वहां से पढ़ाया जाए तो हम एक पल के लिए मान सकते हैं थोड़ा बच्चे का अधिगम स्तर बढ़ सकता है। यद्यपि हम उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके बाजार का वातावरण हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में, देहरादून में, हल्द्वानी में रहने वाले एक अच्छे समृद्ध घराने के बच्चे के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कौन बच्चा पढ़ रहा है, हमारे सरकारी विद्यालय में कौन बच्चा पढ़ रहा है जो समाज का वर्तमान में बहुत गरीब तबके का व्यक्ति है, दुर्बल है, वंचित है, शोषित है, इस प्रकार का बच्चा ज्यादातर है। तो हम कैसे उसको एक अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से उसको उत्कृष्ट बना सकते हैं? ये चिंतनीय विषय है। तो लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, और इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया हमारे जो भी नीति निर्माता थे, क्योंकि हम कभी भी यदि उच्च स्तर से पढ़े हैं, हम बहुत अच्छे महंगे महंगे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो हम अपनी तुलना गांव गधेरों के, पहाड़ों के बच्चों से हम नहीं कर सकते, उनके परिवार से हम नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों का दायरा अलग होता है और हम लोगों का दायरा अलग होता है। लेकिन ये नहीं सोचा गया। जो भी निर्मितियां हुई, जो भी नीति नियम बने, वो एक तरफ। तो वर्तमान में पूरे उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों राजकीय शिक्षक संघ के साथ बैठक हुई माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की। तो अखबारों के माध्यम से ये सुनने को मिला कि जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको पुनः मर्ज किया जा सकता है उत्तराखंड बोर्ड में। अब ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो उसके कुछ कारण थे। देखिए, हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा क्या देखा गया, जैसे ही रिजल्ट आया, पहला सत्र था, तो जैसी परीक्षाफल आया तो कम परीक्षाफल आने के कारण, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के परीक्षाफल के कारण सीबीएसई जो देहरादून रीजन है उसका भी बोर्ड परीक्षाफल कम हो गया, नीचे गिर गया। तो एक थोड़ा अपमान भी हुआ, बदनामी भी जिसको कह सकते हैं वह भी हुआ, और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का जो परिणाम था वह भी हमारा खराब रहा, और वो 50% तक भी नहीं पहुंच पाया, लगभग अबव था। तो अब क्या हुआ, सरकार को सोचना पड़ा कि भाई इसमें क्या हुआ ये, और यहां तक कि जो कंपार्टमेंट में बच्चे आए थे और उनके अध्यापकों को विद्यालयों में भी गर्मियों में पढ़ाने के लिए आदेश करना पड़ा, और कि वो गर्मियों में पढ़ा करके कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट में सुधार आया, लगभग 15-20%, तो 70% के एबव लगभग चले गया। तो लेकिन फिर भी 30% बच्चे लगभग फेल हुए। तो अब सरकार को लगने लगा कि वे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में ये कैसे सुधारा जा सकता है। वही शिक्षक, वही संवर्ग, वही बच्चों का वातावरण।
तो कैसे? एक तो सबसे बड़ी गलती की कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किए, तो एक अलग संवर्ग बनाना चाहिए था, और अलग संवर्ग बना करके, कैडर बना करके नया विज्ञापन निकलता, नए बच्चे आते हैं और उनसे कुछ जो भी उनके साथ नियम शर्तें होती, उन नियम शर्तों को विज्ञापन में बताया गया होता और उन नियमों के तहत आगे को बढ़ा जाता, तो थोड़ा शायद और बेहतर परिणाम आ सकता था। मैं फिर कह रहा हूं, उन बच्चों के स्तर को, उन बच्चों के वातावरण को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उनके माता पिता के वातावरण को, उनके माता पिता के परिवेश को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ऐसा भी होता है कि वो स्कूल से जैसे ही जाता है तो वो गाय चराने के लिए जाता है, भैंस चराने के लिए जाता है, वो बकरियां चराने के लिए जाता है। अब हम उसको एक किसी माध्यम के उसमें दबाव में दबाते चलें तो उसका जो अधिगम स्तर है वो बहुत नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो हिंदी में पढ़ता नहीं है, अंग्रेजी वो समझ नहीं पाता है, वो गति पढ़ता नहीं है, मोशन वो समझ नहीं पाता है, वो त्रिभुज पढ़ता नहीं है, ट्रेंगल वो समझता नहीं है। आए तो इस प्रकार से उसके सामने समस्याएं होती हैं। तो और आगे कल के दिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बैठता है बच्चा, तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। तो दूसरा उदाहरण जो था वह यह भी था कारण कि वह पुनः उत्तराखंड बोर्ड में क्यों सम्मिलित करना है, तो फिर ये कारण था भाई शिक्षकों में भी रोष हो रहा है इसके संबंध में। और तीसरा कारण था कि भाई छात्र संख्या भी अधिकतर विद्यालयों में, अगर शहर के विद्यालयों को छोड़ दें तो पर्वतीय विद्यालयों में तो छात्र संख्या भी गिरी है और औसतन बहुत गिरी है। और उसका कारण उस समय तो शुल्क भी था, शुल्क के कारण भी गरीब अभिभावकों में रोष था। और अगला कारण यह है कि पृथक संवर्ग न होना, कैडर न होना। और अगला कारण है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों का अधिकाधिक यहाँ पे प्रवेश होना। और अगला एक कारण है कि जो फोर्सेबल अंग्रेजी माध्यम किया गया है कई विद्यालयों में हमारे शिक्षक समुदाय की जानकारी के अभाव में भी ये हुआ कि उन्होंने जैसे ही सरकार का आदेश आया तो बच्चों को न पूछते उनने फोर्स, बलात्मक रूप से, दबाव रूप से अंग्रेजी माध्यम कर दिया कक्षा 6वीं में, 9वीं में, 11वीं में। तो उसके कारण भी कई उन स्कूल्स का रिजल्ट बहुत नीचे गिरा, बहुत डाउन हुआ। और उन स्कूल्स का परीक्षा फल अच्छा रहा जहां पे बच्चों के ऊपर छोड़ दिया था कि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो अंग्रेजी माध्यम पढ़िए, हिंदी पढ़ना चाहते हो हिंदी माध्यम में पढ़िए। तो वहां के बच्चों का परीक्षा फल अच्छा रहा। जैसे मैं अपने विद्यालय के रिजल्ट के बारे में भी बता सकता हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज पतलोट में। तो हमारे यहाँ लगभग कला वर्ग में तो 100% हिंदी माध्यम था, विशुद्ध हिंदी माध्यम। तो पूरा 100% रिजल्ट रहा, 100% रिजल्ट रहा। तो यह भी कारण था। तो कहीं कहीं नासमझी के कारण भी ये परिणाम आए। और उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के कारण थे उत्तराखंड बोर्ड से क्यों हटाया गया और क्यों उत्तराखंड बोर्ड में पुनः इसको सम्मिलित किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब यह भी बात आई थी हमारे शिक्षक समुदाय के माध्यम से और लोगों के माध्यम से कहा गया कि भाई अंग्रेजी माध्यम ही आपको संचालित करना है। वैसे तो हमारे शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 और हमारी नई शिक्षा नीति के तहत अपनी मातृभाषा में अध्यापन को कराया जाना आवश्यक ही बताया गया है। और मातृभाषा में अधिगम बेहतर होता है, ये तो जग जाहिर है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और ये हमारे जितने भी उच्चस्थ पदों में बैठे हुए लोग हैं यह भी जानते हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, शिक्षा नीतियों को बनाने वाले लोग हैं, सब जानते हैं। और वो नहीं जानते हैं जो लोग अच्छी तरह पढ़े नहीं है, शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों को जाने नहीं है और देखा देखी के दौर में जो चल रहे हैं, वो चाहे हमारे राजनेताओं से लेकर के नीचे स्तर तक के लोग हों। तो अगला एक था सुझाव कि शिक्षकों का कि आपको अंग्रेजी माध्यम में ही यदि करना है तो सीबीएसई बोर्ड क्यों किया गया? आप उत्तराखंड बोर्ड में भी 2 माध्यम कर सकते हैं, ये क्यों नहीं किया गया? और समरूपता रहती, बच्चों में समरूपता रहती, शिक्षकों में समरूपता रहती, कहीं के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को के छात्रों को भी और शिक्षकों को भी थोड़ा अलग से समझा जाने लगा। तो ये विभिन्न प्रकार के सुझाव, समस्याएं सामने थी, सरकार के सामने भी, शिक्षकों के सामने भी, छात्रों के सामने भी। और मैं पुनः निष्कर्ष के रूप में ये कहना चाहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड की जो परंपरा है, जो उसकी पाठ्यक्रम है, उसकी विषय वस्तु और पाठ्य परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के निर्माण की प्रकृति है, वो बहुत ही उपयोगी है और भविष्य के लिए बहुत कारगर है। हमारे अटल उत्कृष्ट में पढ़ने वाले जो बुद्धिजीवी, जो अच्छे बुद्धि रखने वाले बच्चे हैं और अन्य राज्य स्तरीय बोर्ड में पढ़ने वाले जो अच्छी बुद्धि रखने वाले बच्चे हैं, उनके अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अटल उत्कृष्ट वाला जो बच्चा होगा, सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा, वो कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ जाएगा उससे। क्यों?
क्योंकि जो कंसेप्चुअल माइंड पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीबीएसई के माध्यम से हर विषय में, यहां तक कि हिंदी भाषा में भी पूरा अवधारणात्मक शक्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे कहीं के विकास होता है बच्चे का। और जो एक सिस्टम है, कार्य करने का एक जो तरीका है सीबीएसई में, वो बहुत बेहतरीन है, अभिनवात्मक है और बहुत कुछ सीखने वाला है और उसका अनुसरण करना चाहे तो मैं निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहूंगा कि यदि कल के दिन सरकार के द्वारा इन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को पुनः उत्तराखंड बोर्ड में लाया जाता है तो यह तो आपका निर्णय रहेगा, लेकिन आपको जो कैरिकुलम है, जो प्रश्न पत्रों के निर्माण की प्रकृति है, आपको अवश्य ही सीबीएसई को फॉलो करना चाहिए, उसका अनुयायी बनना चाहिए, जिससे भी कि हमारा अखिल भारतीय स्तर में सभी बच्चों का आपस में एक प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने पे हमारा जो सरकारी स्कूल का राज्य बोर्डों का पढ़ा हुआ बच्चा है वो पीछे न रहे। इस प्रकार की प्रकृति और इस प्रकार का निर्माण, इस प्रकार का माहौल बनाया जाए। और साथ में हमारे सरकारी विद्यालय बहुत उच्च स्तर के हैं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो आज सरकारी स्कूल्स के बारे में अवधारणा बदलने की है। हमारे अभिभावक जो हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल जोश के साथ विद्यालय में उपस्थित हों, बैठकों में प्रतिभाग करें, अपने बच्चों के प्रति अवेयर रहें। और जो समाज का अन्य तबका है, वो चाहे दुकानदार हो, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, छोटे से लेकर के बड़े तक, चाहे हमारे सरकारी शिक्षक सेवक हो, वो सभी लोग अधिकाधिक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें सरकारी विद्यालयों में कि हमारे सभी के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ें। तो मैं हर बार कहते आया हूं कि हमारी जो ग्रुप लर्निंग है, समूह शिक्षण है, वो ग्रुप लर्निंग समूह शिक्षण हमारा बेहतर होते गया तो भारत का महंगे से महंगा स्कूल भी हमारे सरकारी विद्यालयों के सामने पीछे हो सकता है। और अगली बात है कि जो हमारे प्रशासक वर्ग हैं, जिनको विद्यालयों में निरीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है, परीक्षण करने की, अवलोकन करने की, वो चाहे सांसद, विधायक, मंत्री जी से लेकर के नीचे तक के लोग, जनप्रतिनिधि लोग हों, और जो हमारे सीधे प्रशासनिक अधिकारी हों और शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी हों, ये सारे लोगों का दायित्व तो अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण करने का होता है। और प्रत्येक विद्यालय में यदि संकल्प ले लें कि एक विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति ने निरीक्षण करना है, तो प्रत्येक सरकारी शिक्षक कर्मचारी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ते जाएगी। वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होगा और उसको एक अनुशासन के साथ, एक थोड़ा सा सरकारी सेवाओं में भय की भी आवश्यकता होती ही है, तो अनुशासन के साथ वह कार्य करने लगेगा और निश्चित ही गुणात्मक सुधार आएंगे। और कहीं पे भी हम ऐसा करेंगे तो हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे या उनको पीछे कर पाएंगे। ये अवधारणा मेरी दृष्टि में, जितनी भी शैक्षिक समझ है, उसके आधार पर बिल्कुल गलत है। हमारे गांव में, देहात में, पहाड़ में पढ़ने वाला बच्चा कल के दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आईएएस अधिकारी बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, न्यायविद बन सकता है, कानून विद बन सकता है, हाँ डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। मैं एकदम नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे जो शैक्षिक पद्धति है, शिक्षा की पद्धति है, स्वतंत्रता के बाद ही वो बहुत महंगी, खर्चीली बनाई है डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में और अभियांत्रिकी क्षेत्र में। तो मैं बच्चों से भी कहता हूं, उसके बारे में मैं कहूंगा नहीं, आपको न हतोत्साहित करूंगा और न ही प्रोत्साहित करूंगा। क्यों? क्योंकि वह धन पर भी निर्भर होती हैं। तो अंततः मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हो, विद्यालय सीबीएसई में रहें या विद्यालय उत्तराखंड बोर्ड में रहें, लेकिन यह करना जरूरी है कि एक नए तरीके से काम करने का तरीका विकसित करना है और प्रशासनिक वर्ग को अपनी जो निरीक्षण, अवलोकन की परंपरा है उसको विकसित करना है और सभी शिक्षक साथियों के द्वारा अपने कर्तव्य निष्ठता का निर्वहन करते हुए इस सरकारी शिक्षा को आगे को ले जाना है, जिससे हमारे सम्मान में भी अभिवृद्धि होगी और हाँ, हमारा जो गौरव है वो गौरव बढ़ेगा। और यही तो चाहत है सरकारों की, यही तो चाहत है हमारी, यही तो चाहत है आम आदमी की, यही तो चाहत है अभिभावक की और यही चाहत है छात्र की। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करूंगा कि यदि ये विचार अच्छे लगें तो इनको अधिकाधिक जनों में आप प्रसारित करें और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, नमो नमः।